अमेरिका के असिस्टेंट सेक्रेटरी सेंट्रल एंड साउथ एशिया अफेयर्स डोनाल्ड लू का किरदार पाकिस्तान में इमरान खान की हुकूमत के हवाले से बहुत पुरअसरार रहा है। एक तरफ यही डोनाल्ड लू मुख्तलिफ मौक़ों पर इमरान खान की हुकूमत की मदद करते हैं और इमरान खान की हुकूमत बाकायदा डोनाल्ड लू का शुक्रिया अदा करती है। दूसरी तरफ इसी डोनाल्ड लू पर इमरान खान इल्ज़ाम लगा देते हैं कि डोनाल्ड लू ने मेरी हुकूमत वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए गिराने में मरकजी मुल्ज़म का किरदार अदा किया था। दूसरी तरफ ऐसे हक़ायक़ हैं कि खुद इमरान खान जिस अमेरिका को अपनी हुकूमत गिराने का जिम्मेदार समझते हैं, अपोजिशन में रहते हुए उस वक्त की पाकिस्तान में नवाज शरीफ की 2013 से 2017 हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा करने के लिए उसी अमेरिका की मदद भी हासिल करते रहे। डोनाल्ड लू ने इमरान खान हुकूमत की कोरोना के दौर में मदद की थी, जिसकी वजह से पाकिस्तान को डोनेशन यानी फ्री ऑफ कॉस्ट करोड़ों कोरोना वैक्सीन डोजेस मिल गई थी। इसके अलावा अमेरिका ने इमरान खान हुकूमत की कोरोना के ज़माने में $80 मिलियन की मदद की थी। इमरान खान हुकूमत ने अक्टूबर 2021 में डोनाल्ड लू की मदद IMF का कर्ज हासिल करने के लिए ली थी। उस वक्त के वजीर खजाना शौकत तरीन की डोनाल्ड लू से मुलाकात भी हुई थी। इस मुलाकात के बाद पाकिस्तानी हुकूमत ने सरकारी तौर पर डोनाल्ड लू का शुक्रिया भी अदा किया था। डोनाल्ड लू ने 7 मार्च 2022 को उस वक्त के अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर असद मजीद खान से मुलाकात की थी। इसी मुलाकात की रिपोर्ट असद मजीद ने पाकिस्तानी हुकूमत को कर दी थी कि डोनाल्ड लू ने इमरान खान की हुकूमत के लिए धमकी दी है। लेकिन बड़ी हैरत की बात है, इसी डोनाल्ड लू को 9 दिन बाद 16 मार्च 2022 को पाकिस्तानी सफारत खाने की तरफ से मुनक्कद की जाने वाली तकरीब में मेहमान ने खसूसी के तौर पर मदऊ भी कर लिया था और तकरीब के बाद ट्वीट के जरिए डोनाल्ड लू का शुक्रिया भी अदा किया गया था। समझ नहीं आती, एक तरफ 7 मार्च को लिखे गए रिकॉर्ड में खत में डोनाल्ड लू एक विलन के तौर पर सामने आता है और 9 दिन बाद ही 16 मार्च को इसी विलन डोनाल्ड लू का इमरान खान हुकूमत ट्वीट के जरिए शुक्रिया भी अदा करती है। 2013 के इंतखाबात के हवाले से 35 पंक्चर का इल्ज़ाम बड़े ज़ोर शोर से लगाया गया था, लेकिन कुछ ही महीनों बाद तहरीके इंसाफ ने पाकिस्तान ही में अपने एक साथी सियासतदान का इंकशाफ किया था कि उसने उस वक्त के अमरीकी सफीर रिचर्ड ऑल्सन का खुफिया पैगाम इमरान खान तक पहुँचाया था कि 2013 के इंतखाबात में 35 पंक्चर लग चुके हैं। 2015 में वज़ीर आज़म नवाज शरीफ अमरीका के दौरे पर थे। नवाज शरीफ के अमरीका पहुंचने से पहले ही तहरीके इंसाफ के कौन से रहनुमा अमरीका पहुंच चुके थे। तहरीके इंसाफ के इस रहनुमा ने किस किस अमरीकी इदारे और अमरीकी इंतजामी के किन किन लोगों से खुफिया मुलाकातें की थीं, लेकिन मासूमियत और सादगी में अपने ही ट्वीट के जरिए ही इन खुफिया मुलाकातों का पोल खोल दिया था। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ समा पॉडकास्ट। मैं हूं आपका होस्ट ग़ज़ाल अहमद और मेरे साथ मौजूद हैं हमारे सीनियर जर्नलिस्ट अब्दुल सत्तार खान साहब। अच्छा नाज़रीन, आज हम बात करने जाने वाले हैं एक बड़ी कोई इंटरेस्टिंग येट पुरसरार सी एक अजीब सी मिस्टीरियस सी पर्सनालिटी के बारे में। इनका नाम है डोनाल्ड लू। ही इज़ द US असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट्स फॉर साउथ एंड सेंट्रल एशियन अफेयर्स। अच्छा, ये इतने मिस्टीरियस और एट द सेम टाइम इंटरेस्टिंग इसलिए हैं क्योंकि एक वक्त आता है जब इमरान खान, PTI और उनकी गवर्नमेंट इनको अपना दोस्त मानती है। इनका ऑफिशियली शुक्रिया अदा किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ अ ट्वीट, ठीक है। और ये वही शख्स हैं जिनका लेटर ऑन पूरी पार्टी की तरफ से, इमरान खान की तरफ से इनका क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि उनकी गवर्नमेंट को हटाने में जो की रोल था वो इस शख्स ने अदा किया था। अब एक साइड पे आप उनका शुक्रिया कर रहे हो कि आप हमें लाए, फिर दूसरी साइड पे आप उनको कह रहे हो कि आपने हमें निकाला। तो बड़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन आ जाती है कि आखिरकार ये हैं कौन, ये चाहते क्या हैं और इनका सारा मोटिव क्या है। तो विदाउट एनी अडू, सत्तार खान साहब, कौन है ये डोनाल्ड लू साहब? यार, डोनाल्ड लू का नाम भी मैंने पहली मर्तबा इमरान खान से सुना था। मैं नहीं जानता था हु इज़ दिस डोनाल्ड लू। बहुत बारीकियों में जाना पड़ता ना। तो जब इमरान खान ने इल्ज़ाम लगाया कि ये असिस्टेंट सेक्रेटरी सेंट्रल एंड साउथ एशियन अफेयर्स डोनाल्ड लू है जिसने मेरी हुकूमत वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए जो गिराई गई है, मरकज़ी किरदार जो है ना
वो डोनाल्ड लू ने अमेरिका की तरफ से अदा किया। जी। तो हमने भी इंटरेस्ट पैदा हो गया कि यार डोनाल्ड लू को देखें, इतनी बड़ी हुकूमत और एक असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, हालांकि असिस्टेंट ऑफ सेक्रेटरी स्टेट भी बहुत एक बड़ी किस्म चीज़ का है। हमारे लिए बहुत बड़ा चीज़ होती है, लेकिन असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने गिरा दी इतनी हुकूमत, बना कमाल है यार। यानी कि वो मरकजी मुल्ज़म था। जी। तो जनरल बाजवा जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ था वो को एक्यूज था, शहबाज शरीफ को एक्यूज था, जितने भी पाकिस्तान की जमातें थी जो इमरान खान के मुकाबले सारी को एक्यूज थी। मरकजी मेन कैरेक्टर ये थे। प्रिंसिपल एक्यूज जो था वो डोनाल्ड लू था। अब अंदाजा करें कि इमरान खान ने कितना इसको बढ़ा के हमारे सामने पेश किया जी। कि जनरल बाजवा वगैरह तो को एक्यूज थे, छोटे छोटे नहीं होते। ये है वो, और ये क्यों है कि अमेरिका का है, अमेरिका ने किया था और ये बंदा है जिसने किया था। अब कहने का मतलब ये है कि जब आप हमें करते हो, बताते हो, तो हम जाके एक्सप्लोर तो करेंगे ना। बिल्कुल ऐसे ही है। खोपड़ी हमारी ये होती है कि देखा जाए इसको क्या किया जाए। तो जाके देखा तो ऐसी बेशुमार चीज़ें निकली कि समझ नहीं आई कि इमरान खान इसी डोनाल्ड लू का एक से ज़्यादा मौक़ों पे इस डोनाल्ड लू की मदद मांगता है जी। और ये डोनाल्ड लू मदद करता है, और फिर जब मदद करता है तो उसके बाद इमरान खान साहब वज़ीर आज़म उस वक्त के और इमरान खान की हुकूमत बाकायदा इसी डोनाल्ड लू का शुक्रिया अदा करती है ऑफिशियल रिकॉर्ड के ज़रिए बिल्कुल और ट्वीट के ज़रिए। अब ये सारी बातें ऑफिशियल रिकॉर्ड का, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि कानिज किसी ने आके किया कि उसने ये किया था, उसने वो किया था। समझ रहे हैं ना बात आप गज़न साहब? बिल्कुल समझ तो रहा हूं। ये कंफ्यूज तो हमें ये लोग करते हैं, सियासतदान, रूलर, जब इनकी अपनी छुट्टी हो जाती है ना तो फिर इस तरह की चीज़ें बना के सामने लाते हैं। तो फिर जर्नलिस्ट जो होता है ना वो उसको प्रूव करना शुरू कर देता है कि यार ये बंदा कौन है। मतलब मैं खुद पहली दफ़ा इसका नाम सुना था, ठीक है। कोई सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होता ना तो शायद मुझे याद होता कि यार सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आजकल अमेरिका का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फलाना 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 अफेयर्स का वो फलाना बंदा है, एक असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। तो फिर जब जाके देखा तो वो मिसाल के तौर पर जो पहली एक चीज़ थी ना जिसने मुझे गुमराह किया, क्या था वो? गुमराह ये किया कि इमरान खान जब वज़ीर आज़म था या इमरान खान की हुकूमत थी, वो कहती थी कि हमने जितनी कौम की खिदमत की है, अगर हमें कोरोना ना टकरता तो हम कौम की ज़्यादा खिदमत करने में ये कर देते, वो कर देते। किसी हद तक बात समझ में आती है। कोरोना ने बहुत सारी हुकूमतों को परेशान किया, ये नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान की हुकूमत को, बहुत सारी हुकूमतों को परेशान किया। लेकिन मुझे ऐसा लगा जैसे हमने ज़रूरत से ज़्यादा शोर मचाते हैं। जब कभी भी होता है ना, बाकी जो दुनिया के ममालिक हैं ना, उन पे कोई मुसीबत आती है तो वो इतना शोर नहीं मचाते जितना हम मचा देते हैं। अच्छा, क्या ये शोर हमने अमेरिका जाकर भी मचाया था? किसके लिए? अभी एड के लिए, क्योंकि हम देखते हैं कि तारीख में तो यही है ना, हम लोगों की मिन्नतें वो ये हुआ ना जब ये कोरोना का ज़माना आया जी, तो हमारे वही हाल थे जो हर दौर में रहे हैं। हम भुखे नंगे होते हैं, हमारे पास होता कुछ नहीं है, मां से बड़के मारने को मैं नहीं छड़ांगा। बंदा कहता यार तेरे को घर जाना से रक्षा नहीं मिलता पिया, रक्षा मिलेगा तेरे को पैसे नहीं गए, तू कहना मैं नहीं छड़दा पिया। साइकिल तेरे को नहीं गई, पेट्रोल तेरे को नहीं गा। मतलब कहने का मतलब वो बंदा कहता ना कि मैं नहीं करूंगा, कि जो बंदा कर सकता हो। हम जो नहीं कर सकते ना, इसलिए हम बड़के मारते हैं। तो ये फिर इमरान खान की हुकूमत ने फिर ये असिस्टेंट सेक्रेटरी साउथ एंड सेंट्रल रीजन अफेयर्स के जी डोनाल्ड लू की मदद की कि जनाब हमारी कोई मदद करें। तो आपने बाकायदा अमेरिका का था कि अमेरिका ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक प्रोजेक्ट बनाया था कि वो ममालिक जो ममालिक अफोर्ड नहीं कर सकते कोरोना वैक्सीन डोजेस, तो वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की वजह से अमेरिका और अमेरिका की तरह के जो अमीर मुल्क होते हैं, तगड़े मुल्क होते हैं, तो अमेरिका ने फिर प्रॉमिस किया था कि 1 अरब 20 करोड़ कोरोना वैक्सीन डोजेस मैं डोनेशन फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा, उन ममालिक को दूंगा जो बेचारे ममालिक अफोर्ड नहीं कर सकते। उसमें हमारा भी नाम सरे फहरिस्त था। अच्छा, सरे फहरिस्त था, हम भी सरे फहरिस्त थे ना। तो जब तक इमरान खान की हुकूमत रही, इसी डोनाल्ड लू की वजह से पाकिस्तान को 6 करोड़ 15 लाख कोरोना वैक्सीन डोजेज डोनेशन फ्री ऑफ कॉस्ट मिल गए, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस मैन। अब देखो कि आप एक
अपना रोना रोते हो कि कोरोना की वजह से ये हुआ, कोरोना, वरना हम खिदमत के अंबार लगाते इस कौम के लिए। दूसरी जगह वही असिस्टेंट सेक्रेटरी बेचारा डोनाल्ड लू, आप उसकी मदद करते हो कि यार आप लोगों ने डोनेशन तो देनी ही देनी है, आप हम पे रहम करें। तो हम पाकिस्तान का दूसरा नंबर था कोरोना वैक्सीन डोजेस की तादाद के हवाले से मैं कह रहा हूँ। और उसमें दूसरी क्या चीज़ थी? उसमें ये था कि कोरोना वैक्सीन डोजेस बहुत सारी आई थी। कोई बहुत ही महंगी थी, कोई दरमियानी कीमत की थी, कोई सस्ती थी। अमेरिका ने जो पाकिस्तान को कोरोना वैक्सीन डोजेस फ्री ऑफ कॉस्ट डोनेशन में दी थी, वो महंगी तरीन कोरोना वैक्सीन डोजेस थी। क्या बात है। मतलब फाइजर एंड मॉडर्ना, फाइजर और मॉडर्ना ये कोरोना वैक्सीन डोजेस में महंगी तरीन वैक्सीन डोजेस में आती थी, इन्होंने वो दी थी। अब 6 करोड़ 15 लाख हिसाब लगाओ। उसके बाद ये हुआ था कि ना सिर्फ यहाँ तक बात रही थी, बल्कि अमेरिका ने इमरान खान हुकूमत को कोई $72 मिलियन कोरोना के दौर में, 72 मिलियन वो था जो बाकायदा एड थी, असिस्टेंस थी, ठीक है। तो इन काइंड में कोई $8-10 मिलियन वो भी दिए थे। और उसके अलावा क्या किया गया था? उसके अलावा ये भी था कि कोई अमेरिका ने कोई 13 लाख हमें मास्क भी दिए थे। ये मैं इमरान खान की हुकूमत के दौरान बात कर रहा हूँ। जी। जब उनकी हुकूमत ख़त्म हो गई उसके बाद का मैं जिक्र नहीं कर रहा, मैं इमरान खान साहब की हुकूमत के दौरान जिक्र कर रहा हूँ, जब ये 2 हुकूमतों के दौरान, पाकिस्तान की हुकूमत, इमरान खान वज़ीर आज़म, अमेरिका की हुकूमत, अब ये 2 हुकूमतों के दरमियान हो रहा है। मैं उसकी बात कर रहा हूँ, उससे पहले की उसकी बात की बात नहीं कर रहा। कोरोना के हवाले से इस वक्त जो बात हो रही है कि वो क्या मदद कर रहा है और आप मदद मांग रहे हो। आप हमारी तो आदत है ना, असी कोई गोडा पैर गिट्टे हम छोड़ते ही नहीं, हम पड़ जाते हैं, खुदा के लिए हमारी मदद करो। चाहे वो IMF हो, चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो, चाहे मशरक़ वस्ता के जो हमारे दोस्त ममालिक नहीं, मुसलमान ममालिक, चाहे अमेरिका हो, हमारा काम है हम मांगते रहते हैं। कोई दौर ऐसा नहीं गुजरा जिसमें हम मांगते ना बने हों। अच्छा, हम मुस्तकिल तौर पे मांगते। अब जी। उसमें हुआ ये, क्या हुआ कि 13 लाख मास्क भी उन्होंने दिए, 13 लाख मास्क भी दे दिए और भी दे दी, 52,000 प्रोटेक्टिव गॉगल्स जो थे ना वो दिए, और 10 लाख कोविड-19 रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट भी इन्होंने दिए। ठीक है। 1200 पल्स ऑक्सीमीटर्स। अब ऑक्सीमीटर का मुझे नहीं पता कि ऑक्सीमीटर क्या होता है, कोई ना कोई चीज होती है पल्स ऑक्सीमीटर, जिस पे लगाने से आपके ऑक्सीजन लेवल्स और पल्स लेवल पता चलता है। ठीक है, ये 1200 दिए थे और 200 वेंटिलेटर्स दिए थे, ठीक है, 64 मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स के लिए। अब उसके अलावा 30,000 जो वुमन हेल्थ वर्कर है उनकी ट्रेनिंग भी अमेरिका ने की थी। अब ये सारा कुछ किस दौर में हुआ जब डोनाल्ड लू से आप मदद मांगते हो कि खुदारा आपकी मेहरबानी हमारी को मदद कर दे, आपने करनी है, हाँ, लेकिन जल्दी हो जाएगा। वो करता भी है, उसने कर दी। तब ये ज़्यादा कंफ्यूजिंग ये हो जाता है कि स्टार साहब, जैसा कि आपने इतना बताया कि उन्होंने हमारी इतनी मदद की कोविड के टाइम्स में भी, और खान साहब ने, इमरान खान साहब ने, ये जब गवर्नमेंट में तब इनका शुक्रिया अदा किया। एक और मदद की बात पे हम इसको कंटिन्यू रखते हैं कि 15 अक्टूबर 2021 को शौकत तरीन साहब जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे, IMF से एग्रीमेंट के लिए गए हुए थे। उधर कुछ मुश्किलात आ रही थी, IMF कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहा था और डिलेज आ रहे थे, तो उधर फिर से हमें एक दफ़ा डोनाल्ड लू की तरफ हाथ बढ़ाना पड़ा। उन्होंने हमारी मदद भी की, तो मदद का सिलसिला जारी रह रहा है। सही है, हर मोड़ पर हम देख रहे हैं कि उन्होंने हमारी हेल्प की इन वन वे और अनदर। अच्छा, एक बात ज़हन में रखना कि उन सब के जहन में होता है कि हम मदद मांगेंगे जी। हमारी जो पहचान दुनिया भर में बन चुकी है ना, चाहे नवाज शरीफ की हुकूमत हो, चाहे जरदारी की हो, चाहे इमरान खान की, कभी ना कभी तो हमने मदद ही मांगनी होती है। हम हमेशा मांगते हैं। उनको भी हमारी आदत का पता है कि ये मांगते हैं, उसके बाद बढ़ के भी मारते हैं, ये भी उनको पता है। एक एक चीज़ का उनको हमारे पूरे स्टाइल कल्चर का माइंडसेट का बिल्कुल पता है कि ये मांगते भी, बाद में बढ़ के भी मारते हैं। देख लांगे, निबड़ लांगे, चुक देंगे, सुड़ देंगे। तो जब ये शौकत तरीन साहब गए अमेरिका जी, तो ये IMF से लोन ले रहे थे, अक्टूबर 2021 की बात है। वहाँ कोई प्रॉब्लम हो रही थी कि IMF
पैसे नहीं लोन देता, कुछ ना कुछ करना जिससे आप पैसे मांग रहे हो, उधार मांग रहे हो, कर्जा मांग रहे हो, यार वो शर्तें भी लगाए, शर्तें भी ना लगाए, शर्तें लगाएगा, कुछ रिक्विजिट्स को क्लियर आउट करेगा, तो वो फिर तहफ़्फ़ुज़ात मांगते हैं, उनके कंसर्न होते हैं, ये करोगे, ये करोगे, ये करोगे। शौकत तरीन साहब बेचारे उनको हर तरह का यकीन दहानी करा चुके थे, फिर भी डिले हो रहा था IMF का जो लोन था पाकिस्तान को देने में। फिर ये डोनाल्ड लू, इसकी तरफ देखा गया, इसकी मदद मांगी गई, डोनाल्ड लू मिलता है जी। स्क्रीन पे तस्वीर भी चल रही होगी कि शौकत तरीन, डोनाल्ड लू, शौकत तरीन अपने डेलीगेशन के साथ और डोनाल्ड लू अपने डेलीगेशन के साथ ये मुलाकात होती है। फिर डोनाल्ड लू एक मरतबा फिर इमरान खान की हुकूमत की मदद करता है और फिर इसके जवाब में एक सरकारी तौर पर एक प्रेस रिलीज जारी होती है, यूएस गवर्नमेंट की तरफ से या पाकिस्तान की तरफ से भी, यूएस गवर्नमेंट की तरफ से भी। ठीक है, पाकिस्तान शुक्रिया अदा करता है डोनाल्ड लू का कि तुम्हारी मेहरबानी यार, तुम्हारी वजह से ये IMF बड़ा मसला बन जाना था, तुम्हारी वजह से आसानी हो गई जी। जवाबी तौर पर डोनाल्ड लू की तरफ से या अमेरिकी स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से भी होता है कि हमें पाकिस्तान पे एतबार है, वो ऐसे ही करते हैं। डिप्लोमेटिक लैंग्वेज भला क्या होती है, हमारा साथी है, हमारा दोस्त है, हमें एतबार है, अंदर से कोई नहीं होता। बिल्कुल ऐसी बात है, ठीक है ना, ये तो हमें खुश करने के लिए, हम उन्हें खुश करने के लिए जैसे होता है, हम एक दूसरे को खुश कर रहे होते हैं। तो ये इस तरह का हुआ। अब ये वही IMF का लोन है जो आगे जाके जब इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हो गई वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए, तो PDM की हुकूमत आ गई, शहबाज शरीफ आ गई, और जो चने होते हैं ना, जितने नाको चने होते चबा दिए गए, नाको चने चबा, कुछ तरह का कोई ऐसा था कि मैंने आज तक कोई गवर्नमेंट इस तरह रूलती नहीं देखी कि IMF कह रहा है कि तुसी चुबुर्जी आ जाओ, इस चुबुर्जी पहुंचे होते। बिल्कुल, वहाँ से अचानक पता लगा कि IMF कह रही कि नहीं चुबुर्जी नहीं, पुरानी नारकली आ जाओ। ये पुरानी नारकली PDM और ये शहबाज शरीफ साहब पहुंचे होते थे कि खुदा रास्ते को, अच्छा आप ऐसा करें कि हम लोग तो निकल गए, आप शेखुपुरा आ जाओ, शेखुपुरा पहुंच जाते थे। अस्सलाम वालेकुम सर, देखो ना, हमारे सारे स्ट्रिंग्स उनके हाथ में थे, ठीक है ना। ये इस तरह करके वो जो साल गुजरा है, उस साल में यही लगा कि यार जिस तरह IMF ने नचाया है, ये वही लोन था जो इमरान खान के दौर में हुआ था और जिसके लिए शौकत तरीन अमेरिका गए थे और फिर डोनाल्ड लू की मदद मांगी थी। और ऑफिशियली ये तस्वीर भी ऑफिशियल रिकॉर्ड का हिस्सा है और ये जो स्टेटमेंट है ये भी ऑफिशियल रिकॉर्ड का हिस्सा है, जिसमें आप शुक्रिया अदा करते हैं। अब उसके बाद खान साहब, अब जैसे कि अभी आपने ना अपनी बातों में नो कॉन्फिडेंस वोट का भी जिक्र किया, तो दैट रिमाइंड्स मी ऑफ अ टाइम जब असद मजीद साहब, जो कि हमारे एम्बेसडर हैं अमेरिका में, उनकी इनसे मुलाकात होती है। ठीक है, मुलाकात होती है, उसके बाद वो ख़त लिखते हैं। अच्छा, पहले वो यही बोलते रहते हैं कि मैंने ख़त लिखा, साइफ़र का नाम नहीं लेते वो करते हैं। फिर उसके बाद वो कहने लग जाते हैं कि भाई डोनाल्ड लू ने मुझे थ्रेटन किया है, हमें थ्रेटन किया है कि PTI के खिलाफ, इमरान खान के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस वोट होगा और वो कामयाब होगा और आप लोगों की गवर्नमेंट हटा दी जाएगी, आप लोगों को निकाल दिया जाएगा। लेकिन इस क्लेम के बाद, इस वादे के बाद, he and PTI goes on to invite डोनाल्ड लू अगेन। एक एम्बेसी की कोई तकरीब होती है, उनमें एज अ चीफ गेस्ट इनको दोबारा बुलाया जाता है। तो फिर से एक दफ़ा फिर से कन्फ्यूजन है ना, बजाय मुझसे पूछने के अगर ये बात इमरान खान और असद मजीद खान, इमरान खान वज़ीर आज़म थे, असद मजीद खान पाकिस्तानी सफ़ीर थे, इन दोनों से पूछा जाए कि 7 मार्च को डोनाल्ड लू की मुलाकात होती है असद मजीद खान के साथ। असद मजीद खान का ये फेयरवेल डिनर है, लंच है। फेयरवेल लंच में जो पाकिस्तान हाउस जो वहाँ वाशिंगटन में है वहाँ होती है, वहाँ ये एक्सचेंज होता है, एक्सचेंज होते हैं, व्यूज़ एक्सचेंज होते हैं। अच्छा, इस एक मीटिंग के दौरान और अक्सर इस तरह की जो डिप्लोमेटिक कन्वर्सेशन होती है ना, यहाँ पे व्यूज़ एक्सचेंज किए जाते हैं, वहाँ पर नोट टेकर्स होते हैं, ठीक है, स्टाफ के। बिल्कुल ऐसे ही है। नोट टेकर दोनों तरफ बैठे हुए थे। असद मजीद खान के साथ भी बैठा हुआ था जो पाकिस्तानी एम्बेसी में था। नोट टेकर जो नोट ले रहा था कि वो इसको क्या कह रहा है, ये इसको क्या कह रहा है, हमारे दरमियान तबादला ख्याल क्या चल गया है ना, टू डॉक्यूमेंट इट ऑल। तो उसी तरह से नोट टेकर असद मजीद डोनाल्ड लू के साथ बैठा हुआ था। हमारा नोट टेकर जो था जी, उसकी बात तो हमारे सामने पेश कर दी गई कि डोनाल्ड लू सानू तड़ियां ला रहा सी।
ठीक है। लेकिन जो उस तरफ नोट टेकर बैठा हुआ था उसके आज तक हमारे सामने नहीं आए, क्योंकि अमेरिका ने वो बताया ही नहीं एक्सपोज नहीं कि किया। आपका नोट टेकर की क्या रिपोर्ट थी या ठीक उस मीटिंग के हवाले से आपकी क्या रिपोर्ट थी। पाकिस्तान तो कह रहा है, पाकिस्तान का जो वज़ीर आज़म है वो इमरान खान आप पे इल्ज़ाम लगा रहा है साड़ी हुकूमत उड़ाती, तुसी यार के मजाक बनाया, तुसी यार जो चाहते हो हुकूमत उड़ा दो। ठीक है, अब ये हुआ, ये 7 मार्च को हुआ। ठीक है, 7 मार्च को ये हो गया, आपने डोनाल्ड लू को विलन डिक्लेयर कर दिया, साइफर लिख दिया गया, सरकारी रिकॉर्ड जो था असद मजीद ने लिख दिया, इमरान खान के पास आ गया, इमरान खान की हुकूमत आ गई। यार 9 दिन बाद 16 मार्च को पाकिस्तान एम्बेसी एक तकरीब मुनक्कद करती है वाशिंगटन में। उस तकरीब में मेहमान खसूसी के तौर पर डोनाल्ड लू को इनवाइट किया जाता है। बिल्कुल यार अब देखो ना, ये एक ऐसी कंफ्यूजन है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि 9 दिन पहले आपने इसी बंदे को विलन डिक्लेयर किया कि ये आपको तड़ियाँ लगा रहा है कि ऐसी हुकूमत थोड़ी उड़ा देंगे, तो उसी को रिपोर्ट भेज देंगे हो। इमरान खान हुकूमत के पास आ चुकी है, इमरान खान के पास आ चुके हैं, सबको पता है ये विलन है। 16 मार्च को पाकिस्तानी एम्बेसी तकरीब मुनक्कद करती है जिसमें वही डोनाल्ड लू चीफ गेस्ट होता है। फिर उनके साथ साथ कांग्रेस वुमन, अमेरिका की कांग्रेस वुमन शीला जैक्सन ली को भी बुलाया जाता है। जब ये दोनों को बुलाया जाता है, ये तकरीब से खिताब करते हैं, डोनाल्ड लू जो है वाया वीडियो तकरीब से खिताब करता है। अच्छा, he was not there वाया वीडियो ना जी, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है कि पाकिस्तानी सफारत खाने की तरफ से और पाकिस्तानी सफ़ीर असद मजीद खान की तरफ से बाकायदा ट्वीट के ज़रिए शुक्रिया अदा किया जाता है डोनाल्ड लू का, और शीला का भी साथ ही साथ दोनों का अदा किया जाता है। अब देखो कि जो अल्फाज ट्वीट में स्क्रीन पे चल रहे होंगे कि जिस असद मजीद खान ने कहा कि यार है बंदे दा पुत्र नहीं गा डोनाल्ड लू, ऐसा तुम क्या लांदा है, हुकूमत साड़ी उड़ान लगा है, उसी डोनाल्ड लू को आप अपनी तकरीब में मेहमान खसूसी के तौर पे इनवाइट करते हैं और उसी डोनाल्ड लू की आप तारीफ के लिए ट्वीट भी आप ही करते हो। सानू समझा दो, सानू पागल समझाया नहीं, खुद में कंफ्यूज हैं हमें कर रहे हैं। हुआ 16 मार्च को ये हो रहा है, 9 दिन बाद, या तो 7 मार्च से पहले ये हो चुका होता ना, ठीक, कि आपसे गलती होती कि यार एक ऐसा बंदा है जो विलन है, हमने उसे अपनी तकरीब में बुला लिया। आप तो उसके विलन साबित होने के बाद उसे अपनी तकरीब में इन्वाइट करते हो और फिर वो ट्वीट के जरिए करते हो। ट्वीट के जरिए अब तुम देखो ना, अब एक सिंपल सी बात है कि ट्वीट जो होता है ना जी, मैंने अगर आपको ट्वीट किया, ठीक है, अब ये ट्वीट है असद मजीद खान का, थैंक यू असिस्टेंट सेक्रेटरी डोनाल्ड लू, ठीक है, एंड कांग्रेस वुमन शीला जैक्सन ली फॉर योर पर्सपेक्टिव्स दिस मॉर्निंग. Also thank you to the amazing women leaders who joined us in recognizing achievements, contributions and progress that our women have made in their respective fields. पूरी तमीद के साथ आप डोनाल्ड लू का शुक्रिया अदा करते हैं। पाकिस्तानी सफ़ीर, वही सफ़ीर असद मजीद खान जो यहाँ पर कहते हैं कि जिस उसने वो विलन का ठप्पा भेजा था और उसने कहा था कि ये और जिसको आप कह रहे हो विलन है, उसी को आप तकरीब में कुतानू कोई अमरीकी, चलो अमरीकी हुकूमत से या अमरीकी इंतज़ामिया में आप किसी और को बुला लेते। बिल्कुल, अगर इतना ही था आपको, आप किसी और को बुला लेते। अब आदत पड़ी हुई थी ना कि डोनाल्ड लू की मिन्नत भी करनी है। अब ये अजीब सी बात है कि डोनाल्ड लू विलन भी है, मिन्नत भी उसकी करनी है और मदद भी आपकी करता है, और फिर मदद के बाद आप उसको शुक्रिया भी अदा करते हैं। तो किस मुँह से आके आप हमें बताएंगे कि यार है बंदा विलन है? अगर ये चीज़ें भला क्यों होती हैं जी, हुकूमत की सतह पर या स्टेट के लेवल पर ऐसी हरकतें नहीं की जाती कि आपकी कौम, आपके लोग उसको भुगत रहे होंगे। यार किस मुंह से हम कहेंगे? कोई अमरीकी मुझे मुस्कुराते हुए कहेंगे वो खान साहब ये बताएंगे डोनाल्ड लू 7 मार्च को आपने उसको ऐसे खुजाते हुए, जैसे मैंने खुजा, 7 मार्च को आपने उसको विलन डिक्लेयर किया, 16 मार्च को अपनी ही तकरीब में, जो आप ही की तकरीब थी, सफारत खाने की तकरीब थी, सफ़ीर भी वही था असद मजीद खान, हुकूमत भी इमरान खान की थी, इमरान खान ही वज़ीर आज़म था, आपने उसको बुलाया। मेरे पास क्या जवाब होगा? कोई जवाब नहीं होगा, कोई जवाब नहीं होगा। यार देखो ना, खप पाना एक अलग का बात है कि अगर मैं खप पानी शुरू करता हूँ
उसकी खप फिर क्या होगी? क्या हमें यकीन नहीं आ रहा था कि विलन है, जिसको हमने विलन डिक्लेयर किया है, जिसको हमने लिख के भेजा, असद मजीद खान ने लिख के भेजा है कि ये बंदा कह रहा है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होगा, और ऐसी स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज यूज की कि थ्रेटन कर रहा है कि होगा। देखो ना, होगा। तो फिर अगर इमरान खान बच गया वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ख्याल नहीं रखांगे। ओए ਤੇ ਜੇ इमरान खान वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए उड़ गया तो फिर ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ख्याल रखेंगे। अब ये आप अल्फाज भेज रहे हैं, साइफर में ये भेज रहे हैं, जिसको आप कह रहे हैं कि उसने आपको ये कहा, उसी को 9 दिन बाद पाकिस्तान की अम्बेसी की एक तकरीब में आप मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर इनवाइट करते हो और उसी का ट्वीट के ज़रिए शुक्रिया अदा कर दो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। दादे सन पागल समझे? तो एब्सोल्युटली नॉट वाली सारी फिलॉसफी किधर गई यार? हमें पागल समझाओ। अब सबसे पहले बात है कि दीवाने हम लोग नहीं हैं, मस्ताने हम लोग नहीं हैं, बिल्कुल दीवाने हम लोग नहीं हैं, आशिक हम लोग नहीं हैं। ये होता है ना, कोई आशिक हो, दीवाना हो, मस्ताना हो, दीवाना हो, आप उसको बता सकते हो। वो मस्ताना आपने उसमें लगा हुआ है, अच्छा हैं तो सही इनके बड़े ज्यादा। हाँ, वो मस्ताना उसमें लगा, उसको जो भी कही जाओगे मानी जाएगा। बिल्कुल। लेकिन कम से कम दूसरी तरफ देखो तो कई ऐसे लोग होते हैं जो ना दीवाने होते हैं, ना दीवाने होते हैं, ना मस्ताने होते हैं, ना आशिक होते हैं। वो कहते हैं कि जनाब ये देखें, ये चीज़ ये क्या है, वो पोज कर सकता है। बिल्कुल। अब सवाल पोज करने वाले के ऊपर आप पता नहीं क्या कुछ लगा सकते हो। आगे चलते हैं। अब आखिरी सवाल मेरा खान साहब आपसे ये कि जैसे कि अभी भी एक दफ़ा फिर से इलेक्शंस हुए हैं, फिर से काफ़ी शोर मचाया जा रहा है, स्पेसिफिकली पीटीआई की जानिब से कि धांधली हुई है, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं थे, पब्लिक मैंडेट को रिस्पेक्ट नहीं किया गया, एक्सेप्ट नहीं किया गया। ठीक है, तो इट रिमाइंड्स मी ऑफ 2013 के इलेक्शंस। तब भी अच्छा जब हुए थे तब तो पीटीआई ने कुछ एज सच धरना शरना नहीं दिया था, लेकिन आफ्टर 6 और 7 मंथ्स इनको भाई ख्याल आ जाता है कि ये तो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं थे, तो वो धरना देना स्टार्ट करते हैं, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा लंबा धरना चलता है। उसमें इनका एक नारा और वो थोड़ी सी इनकी जो कैंपेन थी ना 35 पंक्चर वाली, वो बड़ी फेमस आती है। ठीक है, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये कि उसके बाद ये नारा किधर गया, ये सारी कैंपेन किधर गई, हुआ क्या इस सारे सीन का? अच्छा, 2013 का जो इंतखाबात हुए थे ना, बदकिस्मती से इमरान खान हॉस्पिटल में था, शौकत खान में। वो रैली थी, ऊपर चढ़ रहे थे, वो गिरे हैं, ज़ख्मी हुए हैं, वो चले गए। आखिरी दिनों की रैली थी, ठीक है। वो हॉस्पिटलाइज्ड हुए, पूरा जो पीटीआई के लोग थे वो दुआएं मांग रहे थे हॉस्पिटल के बाहर बैठ के। तो कॉन्फ्रेंस कॉल, एक ऐसी कॉल जो एक मरीज़ कर सकता है जी। तो इमरान खान ने नताइज को तस्लीम किया। ठीक है, 2013 के ऑन रिकॉर्ड ये बात है, ये कोई ऐसी कोई ढकी चुपी नहीं किया कि चलो ठीक है यार, होता है, इलेक्शन हुए, आप जीत नहीं सके, आपको कम सीटें मिली, आप खुद ज़ख्मी हो गए, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, 6, 7, 8, 9, 10 महीने बाद अचानक इमरान खान को कुछ हुआ कि नहीं, धांधली हुई सी। अब वो धांधली के साथ एक जुमला जुड़ गया था जो उस वक्त फ्रेज ऑफ द डे बन गया था। हर एक के मुंह में यही था, 35 पेंचर, 35 पेंचर। 35 पेंचर क्या थे? इमरान खान ने, पीटीआई ने कहा कि जी केयर टेकर उस वक्त चीफ मिनिस्टर थे नजम सेठी साहब। नजम सेठी का फ़ोन टेलीफोनिक गुफ्तगू नवाज शरीफ के साथ, जिसमें नजम सेठी नवाज शरीफ को ये कह रहे थे कि जनाब मैं 35 पेंचर लाते ने। अब ये है कि ये गुफ्तगू टेप हुई है, ये पीटीआई नारा लगा रही है। बिल्कुल। साथ साथ पीटीआई कहती थी कि पीटीआई नहीं, इमरान खान कहते थे उनको किसी सिफारतकार ने ये बात बताई है। अब मीडिया ने कोई तवज्जो इस पे ज़्यादा फोकस कर लेना चाहिए था कि इमरान खान ये कह रहा है कि किसी सिफारतकार ने उसको बताया, किसी एम्बेसडर ने। जी। तो ज़रा कोशिश करते सिफारतकार है कौन। फिर एक जर्नलिस्ट था जो टीवी पे शो करता था, ने कहा यार ढूंढो से सिफारतकार है कौन। कोशिश करनी चाहिए, चाहे आपकी कोशिश नाकाम हो जाए। अगर उस जर्नलिस्ट की कोशिश नाकाम हो जाती तो कहता कि यार मैं कोशिश में कामयाब नहीं हो सका, लेकिन की जरूर थी, मैंने कोशिश की, पता चल गया कि कौन था वो। अच्छा, जो हमें लग रहा है वही तो नहीं, तो वो था उस वक्त अमेरिकी सफीर था रिचर्ड ऑल्सन। अब इंटरेस्टिंग बात यह थी कि उस वक्त का जो सफीर, अमेरिकी सफीर पाकिस्तान में तैनात था ना, रिचर्ड ऑल्सन जी, उसने 35 पेंशनों की बात इमरान खान को नहीं कही थी। फिर किसको कही थी? उसने उस वक्त इमरान खान के इत्तेहादी सियासतदान थे आगा मुर्तज़ा पुइया। जी जी।
आगा मुर्तज़ा पोया को कही थी। आगा मुर्तज़ा पोया ने वो बात इमरान खान को बताई, कन्वे की, ठीक है। और फिर इमरान खान ने पूरे मुल्क में ढंढोरा पीट दिया, लेके वो धरना देने चले गए, और पाकिस्तान में सबसे लंबे अरसे के लिए धरना वही था। बिल्कुल, धरना दे दिया, 35 पेंचर हिसाब देना पाएगा, इंज करना पाएगा। हर पीटीआई का बंदा 35 पेंचर कह रहा था। अब जब वो जर्नलिस्ट वहां तक पहुंचा तो उसने कहा कि अगर अब ये बात है कि ये रिचर्ड ऑल्सन पाकिस्तान में कर क्या रहा है, ये टेलीफोन टेप रिकॉर्ड करता है जो कि जिनेवा कन्वेंशन के बिल्कुल खिलाफ है। बिल्कुल ऐसे ही है कि एक एम्बेसडर हो, सफ़ीर हो, डिप्लोमेट हो, सफारतकार हो, आपके मुल्क में रह के क्या दो लोगों की बातें सुन रहा हो। दो लोग कौन थे? एक केयर टेकर चीफ मिनिस्टर नजम सेठी था, और एक नवाज शरीफ था जो उससे पहले 2 मरतबा इस मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म रह चुका था। 2 मरतबा एक बंदा इस मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म रह चुका, और केयर टेकर चीफ मिनिस्टर के दरमियान गुफ्तगू वो रिचर्ड ऑल्सन सुन रहा है जी। मतलब उसके बाद ये पॉइंट उठता था कि जी जो फॉरेन ऑफिस है आपका, वो तो उसी टाइम पर्सोना नॉन ग्राटा डिक्लेयर करके कहे कि जाएं जी अपने मुल्क में जाएं। बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन होता क्या? उसके बाद क्या हुआ, कुछ अरसे बाद, अच्छा वो जर्नलिस्ट क्या करता है, वो अपना किसी टीवी में शो करता है, उसमें ये बात करता है, और उसमें लाइन पे वो आगा मुर्तज़ा पोया को लेता है और पीटीआई के किसी अंदलीब अब्बास को लेता है। अपने साथ वो बिठाता है, मुबशर जैदी एक एंकर हैं डॉन टीवी के, जी जी, शो में अपने बिठाते हैं, और साथ ही साथ वो लेता है नजम सेठी के वकील को कि जनाब आपने डेफेमेशन सूट तो फाइल किया होगा, ये आपका नाम ले। उन्होंने कहा जी 135 डेफेमेशन सूट फाइल किए थे। इमरान खान किसी सूट का जवाब ही नहीं देता। आगा मुर्तज़ा पोया साहब ने बीच में बात को गोल किया। आगा मुर्तज़ा पोया साहब का स्टाइल भला क्या था? उन्होंने कहा ये नवाज शरीफ की आदत है धांधली की। तो उस एंकर ने कहा कि जनाब मैं ये नहीं पूछ रहा वो की होगी, वो करते होंगे, सवाल मेरा ये नहीं है। सवाल मेरा ये है कि क्या आपको अमेरिकी सफ़ीर रिचर्ड ऑल्सन ने ये बात बताई थी 35 पेंचर वाली? फिर आगा मुर्तज़ा पोया निकले दाएं बाएं करते हुए, नहीं पहले आप देखें ना कि नवाज शरीफ जो है 1988 पे चले गए। फिर एंकर ने कहा जी मेरा सवाल ये नहीं है, घुमाना बंद करें। तो ये करके ये हुआ। अब वो शो भी हो गया। उसके बाद जाके एक दफ़ा उसी एंकर को नईमुल हक मरहूम नहीं है, उनका फ़ोन आता है, ठीक है, और नईमुल हक का फ़ोन होता है नईमुल हक का, लेकिन करते हैं फैज़ुल हसन चौहान। फैज़ुल हसन चौहान का उस एंकर के साथ गपशप होती है। ठीक। फैज़ुल हसन चौहान उस एंकर को कहते हैं कि जनाब नईमुल हक साहब तो आना गल करना चाहेंगे, तुसी वो फलाना शो नहीं किया सी। तो वो एंकर कहता है कि काफ़ी दिन महीने से ऊपर हो गया। उन्हें कहा नहीं इंपॉर्टेंट है। वो नईमुल हक से बात करते हैं। नईमुल हक उस एंकर को कहता है कि क्या आप अपने शो की सीडी भेज सकते हैं मुझे? वो एंकर कहता है मैं प्रोड्यूसर को कह दूंगा आपको भेज देगा, शो तो हो चुका होगा। वो भेज दिया। उसके बाद वो नईमुल हक साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नईमुल हक साहब कहते हैं, जो इमरान खान के सबसे मोतबद ख़ास जो इमरान खान साहब वो नईमुल हक थे। नईमुल हक साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहते हैं कि जी इमरान खान को आगा मुर्तज़ा पोया साहब ने बताया था, और आगा मुर्तज़ा पोया साहब को अमेरिकी सफ़ीर रिचर्ड ऑल्सन ने ये बात बताई थी 35 पेंचर वाली। अब क्या था कि आगा मुर्तज़ा पोया ने कहा यार है तो उन्हें सीधा ही मेरे से सुड़ता। अगले दिन आगा मुर्तज़ा पोया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। उन्हें कहा सब झूठ है, मुझे रिचर्ड ऑल्सन के साथ मेरी दोस्ती है, मिलना जुलना है, हम कुछ और बातें ज़रूर करते हैं, लेकिन ये इस तरह की कोई बात भी रिचर्ड ऑल्सन ने मुझे नहीं की। ठीक है। ये अब देखो कि नईमुल हक पीटीआई वो मुद्दा किस पे डाल रही है? आगा मुर्तज़ा पोया पे। और किसने उसको बताया? अमेरिकी सफ़ीर रिचर्ड ऑल्सन ने। यानी कि अमेरिकी सफ़ीर बड़ी मदद कर रहा था इमरान खान की। यानी कि 2 बंदों के दरमियान गुफ्तगू। अब सीआईए अगर वो गुफ्तगू रिकॉर्ड करे तो समझ में आती है। केजीबी जो मरहूमा है सोवियत यूनियन की, रूस की, वो करे तो समझ आती है। दुनिया की कोई इंटेलिजेंस एजेंसी, इंडिया की रॉ हो या इजराइल की मोसाद हो या पाकिस्तान की ISI हो, ये टेलीफोन टेप करे समझ में आती है कि इनका काम ही यही है। अब अमेरिकी सफ़ीर टेलीफोन टेप कर रहा है यार, यानी कि सीधा फॉरेन ऑफिस की तरफ से पर्सोना नॉन ग्राटा डिक्लेयर करके मुल्क से बाहर। कि आप क्या कर क्या रहे हो? जिनेवा कन्वेंशन की आपने ऐसी धज्जियां उड़ा के रख दी। कोई नहीं बोला, अभी भी कोई नहीं बोला। अब इसमें ये हुआ
कि एकदम से जो 35 पेंशन का शोर था ना ऐसे दब गया, पता नहीं चला। बाद में पूछते थे, अच्छा बाय द वे वो एंकर, वो जर्नलिस्ट जो था ना, उसका नाम था अब्दुल सत्तार खान। ओह, उसने ये किया था। अच्छा, ये जो चीज़ हुई उसके बाद कई लोगों ने पूछा कि सर वो बताएं फिर ये पीटीआई वाले अवॉइड करते थे, ओ नहीं पुरानी बात होगी, फलाना हो गया फलाना हो गया। फिर एक बात जो रिचर्ड ऑल्सन के बारे में बात बाहर आई, दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग अदरवाइज, कि अमेरिका भाई, अमेरिका अगर है ना तो आपको हर हालत में तस्लीम करना पड़ेगा कि अमेरिका छोटे ममालिक पे बड़ा जुल्म करता है। ये नहीं कि अपनी बारी उसने हाथ रख दिया तो अमेरिका बहुत अच्छा है जी, फलाना बहुत अच्छा है, और अगले की बारी जो है ना, किसी और की बारी आ गई तो मुझे तो अमेरिका ने निकाला तो मेरी जगह पे इसको लेके आए। जब आप हुकूमत में आए थे तो अमेरिका की रजामंदी नहीं थी। हर चीज़ यहाँ पर आने और जाने में उनकी रजामंदी नहीं होती। उस वक्त तो आपको कोई इतराज़ नहीं था क्योंकि आप खुद आ रहे थे। वाह जी वाह, कमाल की बात। मेरे आने पे अमेरिका की रजामंदी है, मुझे इस पे कोई इतराज़ नहीं है। हाँ, मेरे जाने में उसकी रजामंदी शामिल थी कि इन्हें कड्डो, इस पे तो मैंने शोर मचा दिया, फलाना कर दिया। मुझे क्यों निकाला? अब ये है कि ये जो रिचर्ड ऑल्सन था, रिचर्ड ऑल्सन के साथ हुआ क्या था, ये अप्रैल 2022 को जाके जी, उस वक्त तक वो सफारतकार नहीं रहे थे, रिटायर हो गए थे। उन्होंने हैज प्लीडेड गिल्टी, खुद रिचर्ड ऑल्सन ने प्लीडेड गिल्टी, कन्फेस किया जी, टू इलीगल लॉबिंग फॉर कतर एंड एक्सेप्टिंग अ लेविश ट्रिप व्हाइल सर्विंग एज एनवॉय टू पाकिस्तान। अब ये पाकिस्तानी बिजनेसमैन था अमेरिका का, जिसको वो पैसे दे रहा था कतर की हुकूमत की लॉबिंग करने में अमेरिका में। हालांकि इनको इंतज़ार करना चाहिए था कि मैं रिटायर हुआ हूँ, रिटायरमेंट के इतने अरसे बाद मैं ये काम कर सकता हूँ। जी जी। रिचर्ड ऑल्सन को लगता है जल्दी बहुत थी, बहुत ज़्यादा। ऐसे पेंचर लगाने वाली बात भी इंज करके जल्दी में उसने बताई। मुर्तज़ा पोया ने इमरान खान को बताई। इमरान खान को उस वक्त रिचर्ड ऑल्सन बड़ा अच्छा लगता था। इमरान खान को उस वक्त अमेरिकी सफीर बहुत अच्छा लगा होगा क्योंकि उसकी मदद कर रहा था। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन जब दूसरी तरफ चला जाए अमेरिका, ये नहीं है, ठीक नहीं कहा, नहीं एब्सोल्युटली आंखें दिखा देंगे, फलाना कर देंगे, फलाना कर देंगे। अब ये रिचर्ड ऑल्सन को गिल्टी मान लेता है और ये पाकिस्तानी ओरिजिन अमेरिकन है बिजनेसमैन। इसका मुझे नहीं पता कि इसके नाम का नहीं पता, क्योंकि कोर्ट डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं ना जी, वो कई दफ़ा आपके नाम को ना कॉन्फिडेंशियल कर देते हैं, आपकी एक्सेस नहीं हो पाती। इस पाकिस्तानी बिजनेसमैन जो अमेरिकन है, पाकिस्तानी ओरिजिन है, अगर इसका पता चल जाता कि तू कतर के लिए कर रहा है, कतर हुकूमत के लिए कर रहा है कि कतर हुकूमत की लॉबिंग अमेरिका में करे रिचर्ड ऑल्सन, तो तू पाकिस्तान के लिए क्यों नहीं करता यार, ताकि साड़ी भी कोई सुनी जाए। कतर तो बहुत अमीर मुल्क है यार, कतर को लॉबिंग की इतनी शायद जरूरत ना हो जितनी हमें जरूरत है, क्योंकि असी हर रोज मंगना होता है। कतर ने तो नहीं मांगना होता यार, कतर ने तो बल्कि देना होता है जी। अब कतर जैसे मुल्क की ये है मजबूरी कि उसको भी लॉबिस्ट के लिए, और ये 3 लाख काफ़ी डॉलर, 3 लाख डॉलर, ये 3 लाख डॉलर मिले थे रिचर्ड ऑल्सन को। अब ये देखो ना कि ये इस तरह की चीज़ होती है जिसमें आपको पता चलता है कि यार आप अमेरिका आपकी मदद को हो, अमेरिका आपकी मदद कर रहा हो तो अमेरिका से बेहतर कोई नहीं। उसी तरह अमेरिका किसी दूसरी तरफ चला जाए तो फिर आपको अमेरिका की सारी खामियां नज़र आ रही होती हैं, सारी हर तरह के एतराज़ात नज़र आ रहे होते हैं। भाई अपनी दफ़ा क्यों नहीं नज़र आते आपको? ये दोगलापन क्यों? ये देखो ना, डोनाल्ड लू की आप मिन्नतें करते हो। डोनाल्ड लू आपको 6 करोड़ 15 लाख महंगी तरीन कोरोना वैक्सीन डोजेस दिलवाता है, आप शुक्रिया अदा करते हो डोनाल्ड लू का। फिर आप IMF से कर्जा लेने जाते हो, शौकत तरीन विजिट करता है अमेरिका का 2021 में, वहाँ आपका मसला बन जाता है। IMF आपके एतराज़ात जो तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं ना, उस पर उनके शकूक व शुबात होते हैं। वो शकूक व शुबात दूर कौन करता है? शौकत तरीन की मुलाकात डोनाल्ड लू से होती है, डोनाल्ड लू से आप मदद मांगते हैं, डोनाल्ड लू आगे जाके IMF के साथ बात करता है, आपको मिलता है, आप बाकायदा डोनाल्ड लू का शुक्रिया अदा करते हो।
फिर वही डोनाल्ड लू होता है जिसको आप विलन डिक्लेयर कर देते हो कि ये है बंदा है जिसने हमारी हुकूमत गिराने में मरकजी किरदार अदा किया, मरकजी मुल्ज़म है। उसी डोनाल्ड लू को 8 दिन बाद 9 दिन बाद विलन डिक्लेयर करने के 9 दिन बाद आप अपनी तकरीब मुनक्कद करते हो, मेहमान खुसूसी के तौर पे डोनाल्ड लू को बुलाते हैं और फिर बाद में ट्वीट के ज़रिए आप उसके डोनाल्ड लू का शुक्रिया अदा करते। सतार साहब, लेकिन सवाल तो मेरा फिर भी स्टैंड करता है ना कि इतना दोगलापन, इतनी यू टर्न्स, इतनी कंफ्यूजन क्यों? पाकिस्तान में हुकूमती सतह पे ये होती है। पता होता है कि लोग दीवाने होते हैं, पाकिस्तान में लोग जो है ना वो दीवाने होते हैं, उनको बस मैनिपुलेट किया जा रहा होता है, वो बस सिर्फ चाहते हैं कोई मिल जाए हमें, ये शदीद ख्वाहिश होती है। अब इसमें एक और बात जो रह गई वो क्या थी कि 2015 में नवाज शरीफ अमेरिका का दौरा करता है, कोई 70वां सेशन होता है यूएनओ का जी, जैसे और दुनिया के ममालिक भी आए होते हैं, ठीक है, जिन्होंने खिताब करना होता है। ये अब नवाज शरीफ का दौर है तीसरा, वज़ीर-ए-आज़म के तौर पे जाते हैं। अच्छा, डिबेट वहाँ पे क्या चलती है अमेरिका में, क्या चलती है? अमेरिकी मीडिया में डिबेट जो चलती है वो ये चलती है जिसमें बहुत कुछ कहा जाता है कि जनाब अब देखो ना, उसको मैंने उसमें से वो चीज़ें निकाल के ना जी कि विल ही टेक ए साइड लाइन मीटिंग विद नरेंद्र मोदी। अब ये अमेरिकी मीडिया में डिबेट चल रही है कि नरेंद्र मोदी भी आया हुआ है, नवाज शरीफ भी आया, तो क्या ये साइड लाइन में मिलेंगे? क्या उस मुलाकात में कश्मीर डिस्कस होगा और फोरफ्रंट पे होगा या उसको बैक बेंचर के तौर पे लेंगे, साइड पे रखेंगे, उसको किसी के साथ जोड़ेंगे? अब ये डिबेट चलती है अमेरिकी मीडिया में, जो ऑब्वियस बात है हमारे यहाँ भी होता, तो हम भी ऐसी डिबेट चाहते हैं कि क्या ये होगा, क्या वो होगा, ये नहीं होगा तो वो नहीं होगा, वो होगा तो फिर ये नहीं होगा, हम भी ऐसे कर रहे होते हैं, किया भी होगा। अब ये हो रहा था उसी वक्त में एक पाकिस्तानी तहरीके इंसाफ का एक अहम रहनुमा वो अमेरिका पहुंचा होता है। नवाज शरीफ उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ से पहले नवाज शरीफ न्यूयॉर्क लैंड करता है और वो तहरीके इंसाफ का अहम रहनुमा वो वाशिंगटन डीसी लैंड कर जाता है। वो अहम रहनुमा है कौन, बताता हूँ, हाँ सस्पेंस। वो लैंड कर जाता है, ठीक है। अब वो मुलाकातें शुरू कर देता है। उसकी जो मुलाकातें होती हैं, मतलब एक है यूएस इंस्टीट्यूट ऑफ पीस, कई वहाँ पर ऐसे इदारे हैं अमेरिका में, अगर आपकी मुलाकात उनके साथ है, उसे वो पब्लिक करना चाहें तो अपनी वेबसाइट पे उसकी डिटेल दे देते हैं। हाँ, अगर उसे पब्लिक ना करना चाहें और ये समझें कि ये क्लोज डोर सीक्रेट मीटिंग थी, फिर उसको वेबसाइट पे नहीं फेंकते वो उसकी डिटेल्स को। फिर ये चांस होता है कि कोई मीडिया लगा होता है ना, जी। मीडिया कोई डिटेल निकाल ले, वो एक अलग चीज़, डिग आउट कर ले, वो तो टोटली डिफरेंट। अब ये यूएस इंस्टीट्यूट ऑफ पीस के साथ मुलाकात होती है इस अहम तहरीके इंसाफ के रहनुमा की, जो आरिफ अलवी साहब थे, उस वक्त सदर नहीं बने थे। आरिफ अलवी 2015 को आरिफ अलवी साहब न्यूयॉर्क गए हैं, और किस लिए गए हैं कि नरेंद्र मोदी और नवाज शरीफ की मुलाकात होती है कि नहीं होती है, वो अमेरिका का मीडिया उस पर लगा हुआ है। आरिफ अलवी साहब ने अपना लोचा डाल दिया। ओह, ये क्या था? उन्होंने क्या, मुल्क में इतना जुल्म हो रहा है हमारे मुल्क में, और ये जो हुकूमत है नवाज शरीफ की, वो अपोजिशन को टिकने नहीं दे रही, आपको इसका नोटिस लेना चाहिए। अब कहाँ कहा जा रहा है अमेरिका, हाँ डेमोक्रेसी खतरे में है, हमारे साथ बड़ा जुल्म हो रहा है। ये 2015 की मैं बात कर रहा हूँ, वो हो रहा है। अब आरिफ अलवी साहब शरीफ आदमी भी हैं, सीधे साधे भी हैं वाकई। यहाँ से पता चलता है ना, उन्होंने ट्वीट कर दिया सीधा ही। अब ये चीज थी जो यूएस इंस्टीट्यूट ऑफ पीस उसको खुफिया रख रहा था, तभी उन्होंने अपनी वेबसाइट पे इसकी डिटेल नहीं दी। लेकिन आरिफ अलवी साहब को पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने ट्वीट कर दिया, सीधा जाके को पब्लिक में रख देते हैं। हाँ, पब्लिक में रखा, तब लोगों के कान खड़े हुए, तब यूएस इंस्टीट्यूट ऑफ पीस ने भी कहा कि आरिफ अलवी साहब को पता नहीं, अगर यही बात थी तो हम अपनी वेबसाइट पे इसको रिलीज कर देते। अब उसमें जो नाम दिए जा रहे हैं, जो नाम दिए गए, वो कितने नाम थे, पूरे नामों की लिस्ट अभी स्क्रीन पे चल रही होगी। अब ये देखो नाम क्या हैं जो कि उस तकरीब में राउंड टेबल उसे कहा जाता है, जो सीक्रेट मीटिंग, क्लोज डोर मीटिंग आरिफ अलवी की हुई थी इन सब के साथ, ठीक है। उसमें जो अमेरिका की तरफ से पार्टिसिपेशन थी, उसमें मुसलमान भी थे,
अमेरिकन मुसलमान, ठीक है, ठीक है। मसलन मदिया अफजल है, आकिफ अहमद है, हुमा हक हैं, ठीक है ना। अब आगे उनके वो भी लिखे हुए हैं कि किस इदारे से इनका ताल्लुक है। अब जी, ये जी। इंटरेस्टिंग है। अब यहाँ पर देखें ना कि एक है जोसेफ, क्या है, लिंकर है, ब्रिंकर। अब यो जोसेफ ब्रिंकर जो है ना वो यूएसएड का है जी, ये अभी गेल फ्राइडमैन, ये वेस्टूरिया ग्रुप है उसका है जी, सजीत गांधी, ये हाउस कमेटी ऑन फॉरेन अफेयर्स, कांग्रेस की हाउस कमेटी ऑन फॉरेन अफेयर्स। ताहा गाहा ये भी यूएसएड, दानियाल ग्रांड ये भी यूएसएड, हैना हेगलैंड। अब देखो ना, प्रोनाउंस आप गजाल मुझसे बहुत बेहतर कर सकते हो कि आपकी अंग्रेजी मुझसे बहुत बेहतर है ना, कह देते हैं इनको बस, है ना। अब ये स्टिमसन सेंटर है, हुमा हक है, अटलांटिक काउंसिल है कोई, एलन क्रोनस्टाड ये सीआरएस है, दाना मार्शल है, ट्रांस नेशनल स्ट्रेटेजिक ग्रुप एलएलसी, दामियान मर्फी ये सेनेट की फॉरेन रिलेशन कमेटी के थे। अब मैरी नायक, ये कौन है? आगे कुछ नहीं लिखा हुआ, ये इसीलिए ये मैरी नायक कौन थी, पुरसरार, ठीक है। अब किरण परवेज है, एफएसआई की, ये माइकल फेलन ये सेनेट की फॉरेन रिलेशन कमेटी के मेंबर हैं। डेविड रंस हैं, ये यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट के हैं। रॉबिन राफेल हैं, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट के हैं। लैरी सैम्पलर यूएसएड के हैं। आगे फिर डेविड सेडनी, अब इनका नहीं पता ये कौन थे। आगे ब्लैंक है, जहाँ वो बताना सबका बताया हुआ, यहाँ ब्लैंक है। उस्मान टट यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट, ब्रायन यूएसएड, ये मार्विन वाइनबूम है, ये वाइनबॉम प्रॉब्ली, हाँ, MEAI। अब इसमें भला क्या हुआ? अच्छा, ये MEI क्या है? ये मुझे खुद भी नहीं पता MEI क्या है। अच्छा, अब जब ये बात खुद आरिफ अलवी साहब ट्वीट कर रहे हैं, बता रहे हैं कि जनाब मेरी बड़ी अच्छी मीटिंग हुई है, फलाना हुआ, उनको पता ही नहीं चला कि वो क्या चीज़ जो है ना सामने रख रहे हैं। इसका मतलब सादा हूँ, या शायद इमरान खान को पता लगा हो तो यहाँ से गया हो फ़ोन के, कोई को खुदा खौफ करो आरिफ अलवी साहब, मैं आपके लिए क्या सोच के बैठा हूँ, आने वाले वक्तों में मैंने आपको कहाँ लेके जाना, और आप ये क्या कर रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं, सबको दानिशमंदी का मुजाहरा नहीं किया, ठीक है ना। अब उसमें जब यूएस मीडिया में ये बात गई तो उसमें ये बात आई कि वहाँ पर बहुत सारे फॉर्मर CIA एजेंट, अंडर कवर CIA एजेंट वो भी थे। मैं अंडर कवर हूँ, मैं शो कर रहा हूँ टीवी पे हूँ, मैं अंडर कवर, पकड़ के दिखाओ मुझे। टिल द टाइम को कोई वाकई कोई ऐसी चीज़ मेरी बाहर नहीं आ जाती। अंडर कवर ये होता है। अब अंडर कवर के साथ मीटिंग हो रही है, आप कर रहे हैं नवाज शरीफ की ऐसी तैसी कर रहे हैं कि मदद करें अमेरिका साहब, आप ही मदद कर सकते हैं, आपके अलावा कौन कर सकता है। हमारे मुल्क में जब भी कुछ होता है ना, आप ही की मदद से होता है। बेशक। तो 2015 में तो उन्हें अमेरिका बहुत अच्छा लगता था। 2015 में जाके इन्होंने अपना भी राज खोल दिया, जो वो US इंस्टीट्यूट ऑफ पीस, उसकी अपनी वेबसाइट है। आप जब कभी भी उसकी वेबसाइट पे जाएं, जो भी डिटेल्स वो देना चाह रहे होंगे, पब्लिक करना चाह रहे होंगे, वो दे देते हैं। जो चीज़ वो नहीं देना चाह रहे, जिनको वो समझते हैं कि क्लोज डोर सीक्रेट मीटिंग है, हमने इसको नहीं बताना, पब्लिक नहीं करना, इसमें हमारा बड़ा इंटरेस्ट है, ठीक है। अब ये हो सकता है कि ऐसी चीज़ें हों और फिर अमेरिका भी देख रहा हो कि ठीक है यार, हर कोई ने हमारी तरफ ही आना होता है। अमेरिका को एज भला क्या है, उसे पता है नवाज शरीफ हो, उसे पता है जरदारी हो, उसे पता है इमरान खान हो, उसे पता है कोई मिलिट्री डिक्टेटर हो, देखते हमारी तरफ ही हैं। एट द एंड ऑफ द डे आना इन्होंने मोड़ हमें ही देते हैं, हमारे पास ही लान तान भी हमें ही करते हैं, लेकिन देखते हमारी तरफ हैं कि माई बाप कोई रहम करें। इमरान खान भी वही करता रहा कि जब अपना वक्त आता है तो गालियाँ देना, फिर बंदा पूछे कि यार ये देखो, इसका कोई जवाब देना पसंद करेंगे आप? चलें सतार साहब, मुझे लगता है कि हमें ना इस सवाल पे आज के एपिसोड को ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि वक्त तो हमारा ख़त्म हो चुका है। बड़ा अच्छा लगा आज मुझे उस एंकर के साथ बैठकर बात करने को, जिसने
रिचर्ड ऑल्सन को और ये सारे सीन को एक्सपोज किया था। उम्मीद करता हूँ आप सबको भी आज के एपिसोड देखने में बड़ा मजा आया हो। वी विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट एपिसोड। तब तक के लिए अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ढेर सारा ख्याल रखना है आपने। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।